बिहार कांग्रेस के नए नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए राजेश राम के बारे में बहुत सारी कहानियां बताई गई है और ये सबसे बड़ा डिबेट का मुद्दा है कि किस तरह से राजेश राम कांग्रेस के भीतर आरजेडी और लालू यादव के वर्चस्व के खिलाफ विद्रोह की धुरी बन गए हैं। और उसमें चाहे सपोर्ट में या पीछे से जिसका भी नाम लीजिए, कन्हैया कुमार हो, निखिल कुमार हो औरंगाबाद वाले, या फिर आपके पप्पू यादव हो, जो भी हो, लेकिन अभी चेहरा बने हैं कम से कम देखने वाला। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है? ये जो चेहरा है राजेश राम का, कांग्रेस के भीतर आरजेडी और लालू यादव के वर्चस्व के विरोध का ये चेहरा कोई आज का नहीं है, बल्कि ये चेहरा कम से कम 25 साल पुराना चेहरा है। ये इनके पिता, आज से 25 साल पहले इनके पिता कांग्रेस के भीतर धुरी थे आरजेडी और लालू यादव के कांग्रेस के ऊपर बढ़ते वर्चस्व का। और ये उस समय भी इनके पिता 25 साल पहले प्रदेश अध्यक्ष थे। उस समय भी ये बात और है कि वो उसमें वर्किंग प्रेसिडेंट थे, स्टेट प्रेसिडेंट थे, फुल फ्लेज प्रेसिडेंट नहीं थे। ये पूरी कहानी बताएंगे और हम आपको बताएंगे किस तरह से जब इनको लड़ाई होती है दिलकेश्वर राम और आरजेडी और इनके बीच में संघर्ष होता है, तो उस समय दिलकेश्वर राम के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी होती है, दो इसके इनके ऊपर केस होता है, इनको फंसाया जाता है, जेल भी जाते हैं, 3 महीने जेल रहते हैं, फिर बेल लेते हैं और फिर इनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाता है। वो दिलकेश्वर राम जो 1962 से लगातार कांग्रेस के साथ लगे रहे, कभी कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह नहीं किया, उस दिलकेश्वर राम को या फिर दिलकेश्वर राम के बेटे को साल 2005 में टिकट तक नहीं दिया जाता है कांग्रेस से, कांग्रेस के उस चुनाव में। 2005 के अक्टूबर वाले चुनाव में, तो 2000 फरवरी वाले में तो उनके बेटे जो है वो इंडिपेंडेंट लड़ते भी हैं, 2005 में तो लड़ते भी नहीं, लेकिन उसके बाद फिर बाउंस बैक करते हैं और 2015 में फिर से इनके बेटे 15 और 20 लगातार दोनों चुनाव जीतते हैं। ये पूरी कहानी बताएंगे, पूरा संघर्ष का दास्ता आपको बताएंगे। शुरू हम दिलकेश्वर राम से ही करते हैं। दिलकेश्वर राम का अगर आप इतिहास देखिएगा तो 1962 में उस समय ओबरा विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, जो कि एससी के लिए रिजर्व था। ओबरा विधानसभा क्षेत्र से 1962 में ये लड़ते हैं और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के राम कैलाश राम को ये 3126 वोटों से हराते हैं। उसके बाद फिर 1967 में ये रफीगंज चले जाते हैं, क्योंकि ओबरा विधानसभा क्षेत्र एससी के लिए रहता नहीं है। फिर ये जब रफीगंज जाते हैं तो वहां पे राम कैलाश राम इनके पीछे जाते हैं और इस बार फिर से वो राम कैलाश राम को 11,484 वोटों से हराते हैं। पहली बार 3,000 वोटों से हराते हैं, इस बार 11,484 वोट से हराते हैं। लेकिन अगले चुनाव में, यानी कि 1969 के चुनाव में, जिसमें कि पहली बार बिहार में जो है वो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी या बहुमत के साथ सरकार आई थी, जेपी की, लोहिया की और कर्पूरी ठाकुर की थी। उस सरकार में ये सहदेव चौधरी, जो कि भारतीय जनसंघ के नेता थे, उनसे ये चुनाव हार गए और हारे थे मात्र 1218 वोटों से। और इसलिए हारे थे क्योंकि उसमें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ का अलायंस हो गया था, इसलिए वोट मिल गए थे। इसलिए आसानी से, थोड़ा सा कम अंतर से ही, लेकिन हार गए चुनाव। और 1972 में इनको टिकट नहीं मिलता है। गौर करने वाली बात यह है कि 1972 में जब इनको, दिलकेश्वर राम को, राजेश राम के पिता को टिकट नहीं मिलता है कांग्रेस से, तो ये कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह नहीं करते हैं, ये जमे रहते हैं, टिके रहते हैं। और यही कारण है कि 1977 के चुनाव में फिर से इनको टिकट देती है कांग्रेस। वो बात और है कि 1977 के चुनाव में आपको ही पता है, सबको पता है कि पूरे देश में कांग्रेस विरोध की लहर थी और बिहार तो उसमें भी सेंटर था, तो बिहार में जीतना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसलिए ये चुनाव हार जाते हैं राम लगन राम, जो कि जनता पार्टी से लड़ते हैं, जो कि बीजेपी, जनसंघ, ये सबका अलायंस था, जेपी की पार्टी सबका अलायंस था। और ये 9,514 वोटों से हारते हैं। लेकिन 1980 के चुनाव में, ये 1977 के चुनाव में चूंकि परिसीमन होता है, तो फिर से देव विधानसभा क्षेत्र है, वहां ये चले जाते हैं, आसपास ये परिसीमन में नाम चेंज कर दिया जाता है और देव में ये लगातार 2005 तक बने रहेंगे। तो देव विधानसभा क्षेत्र से ये 9514 वोट से हारते हैं। उसके बाद फिर 1980 और 85 दोनों लगातार चुनाव जीतते हैं। और 1980 का चुनाव इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1980 के चुनाव में ये गणेश प्रसाद, जो कि सीपीआई के थे, उनको आज तक देव विधानसभा क्षेत्र के, या फिर कहिए उस क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र का रिकॉर्ड वोटों से ये चुनाव जीतते हैं। उस दौर में, 1980 के दौर में, ये उस समय राम लगन राम को ये गणेश प्रसाद को, ये सीपीआई के कैंडिडेट को हराते हैं 31,787 वोटों से। आज तक कोई भी उस क्षेत्र में इतना वोटों से चुनाव नहीं जीत पाया है, जबकि आज वोटरों की संख्या बढ़ चुकी है। इसके बाद फिर 85 में ये जीतते हैं, अच्छे खासे अंतर से जीतते हैं, 19,536 वोटों से सहदेव चौधरी को हराते हैं ये। और ये सहदेव चौधरी वही सहदेव चौधरी हैं जो 1969 के चुनाव में इनको हराते हैं 1218 वोट को, जो उस समय वो जनसंघ से लड़ रहे थे। और 1985 में बीजेपी का जन्म हो चुका है, तो इस बार ये बीजेपी से लड़ते हैं, लेकिन हार जाते हैं, इनको हरा दिया जाता है। दिलकेश्वर
राम के द्वारा। लेकिन 1990 के चुनाव में ये सहदेव चौधरी से चुनाव हार जाते हैं 12,936 वोटों से। और फिर 1995 में ये ही नहीं, तीसरे नंबर पर पहुंच जाते हैं। इनको मात्र 9.63 वोट मिलता है। और ये ऑब्वियस था क्योंकि पूरे बिहार में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी होती है। पहले नंबर पे आरजेडी आती है, उसके बाद फिर बाकी जो पार्टियां हैं, जनता दल है, समता पार्टी भी बन चुकी है और कांग्रेस फेंका चुकी होती है यहाँ की राजनीति में। बीजेपी भी है, 4-5 मुख्य पार्टियां बन जाती है उस समय तक। तो ये कहीं पे नहीं रहते हैं और ये तीसरे नंबर पे चले जाते हैं। उसमें मात्र इनको 9.63 वोट मिलता है। अब आता है साल 2000 का चुनाव, और साल 2000 का चुनाव बहुत क्रूशियल है दिलकेश्वर राम के लाइफ में भी। कांग्रेस और आरजेडी के अलायंस, कांग्रेस के और आरजेडी के बीच में जो कसमकस होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2000 का चुनाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2000 के चुनाव से जस्ट पहले कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए बिहार में प्रेसिडेंट रूल लागू होता है। फिर उसके बाद दोबारा अपॉइंट करना पड़ता है, दोबारा से राबड़ी देवी सरकार में आती है। लेकिन जब चुनाव जनवरी से ही सुगबुगाहट चुनाव की शुरू हो जाती है और पहले से ही ये हवा बनाने की कोशिश की जाती है कि आरजेडी और कांग्रेस हो सकता है अलायंस में आ जाए। उसी समय दिलकेश्वर राम और इनके साथ जो प्रदेश अध्यक्ष एक और थे, राधा कृष्ण किशोर, ये लोग विरोध करते हैं कांग्रेस के साथ जाने का, क्योंकि उस समय इनका मानना था कि जो आरजेडी का वोटर है और इनका वोटर के बीच में कभी नहीं बनेगा। तो इन लोगों ने विरोध किया और विरोध करने के का जब ये ओपन हुआ, लोगों को पता चला, आरजेडी को, लालू यादव को और राबड़ी सरकार को जब ये पता चला, तो इनके खिलाफ यानी कि दिलकेश्वर राम के खिलाफ केस खोला गया, करप्शन का केस खोला गया और सीबीआई को ऑर्डर दिया गया इसका करप्शन में इनके खिलाफ चार्जशीट करने का, इनके खिलाफ इंक्वायरी करने का। 11 फरवरी 2000 को जब बिहार में चुनाव चल रहा था, उसी समय इनके खिलाफ सीबीआई इनके ऊपर केस कर देती है। ये राबड़ी देवी की सरकार का आखिरी डिसीजन था, क्योंकि 3 मार्च तक सरकार का उनका टाइम था। 11 फरवरी को इनको दे दिया जाता है। 26 फरवरी को तो चुनाव का रिजल्ट ही आ जाता है और 11 फरवरी पे इनको बीच चुनाव में इनके ऊपर किया जाता है और उसके कारण ये चुनाव हार जाते हैं। लेकिन ये बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हारते हैं। ये मात्र 3,888 वोटों से चुनाव हारते हैं वो, और उसमें आरजेडी के कैंडिडेट से चुनाव ये हारते हैं। आरजेडी के उस समय सुरेश पासवान थे, उनसे ये चुनाव हारते हैं। लेकिन इतना भी आसान नहीं था इनको हराना, क्योंकि क्षेत्र में इनके प्रति लहर थी, कहा यह जाता है। और इनका भी आरोप है, इन्होंने उस समय आरोप भी लगाया था कि आरजेडी ने चुन चुन करके कांग्रेस के वोटरों को, कांग्रेस के कैंडिडेट को चुनाव में हराया है, चाहे वो बीजेपी का जीते, समता पार्टी का जीते, किसी भी पार्टी का जीते, लेकिन कांग्रेस का नहीं जीतना चाहिए। क्योंकि उस समय आरजेडी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि आरजेडी किसी तरह से कांग्रेस को बिहार में खत्म करना चाह रही थी ताकि बिहार को रिप्लेस कर ले आरजेडी। तो उसमें ये आरोप लगाया जाता है कि एक तो इनके खिलाफ कैंपेन किया गया, इनके खिलाफ जो है सीबीआई का केस खोल दिया गया करप्शन का। उसके ऊपर से पंकज कुमार, जो कि बिहार पीपुल्स पार्टी एक छोटी सी पार्टी थे, उससे खड़ा किया गया। और ये पंकज कुमार जो थे, ये उसी जाति से, उसी रविदास जाति से थे जिस जाति से दिलकेश्वर राम थे। और इनको आरजेडी कहा जाता है, ये एलिजिबली कहा जाता है कि पंकज कुमार को आरजेडी, लालू यादव, राबड़ी देवी की सरकार ने सपोर्ट करके पीछे से सारा फाइनेंस करके इनको खड़ा किया था। और इनको 7,806 वोट मिल जाता है पंकज कुमार को, और इसी में से 7,000 में से 3,888 वोट से चुनाव हार जाते हैं दिलकेश्वर राम। और इसीलिए आरोप लगाते हैं कि इन्होंने जानबूझ करके हराया हमें किसी भी कीमत पर। और ये प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय तक, ये कांग्रेस के भीतर आरजेडी और कांग्रेस के अलायंस के विरोधी थे। तो ऑब्वियस था कि किसी भी तरह से आरजेडी चाहती थी इनको चुनाव हरा दिया जाए ताकि इनका पावर कम हो। लेकिन चुनाव हारने के बाद आपको भी पता है 3 अल्पमत की सरकार वहाँ बनती है। उसके बाद फिर राबड़ी देवी की जगह 7 दिन के लिए बनते हैं नीतीश कुमार वहाँ पे सीएम। उसके बाद फिर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं। फिर जो है वो राबड़ी देवी को बुलाया जाता है सरकार बनाने के लिए, और राबड़ी देवी कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाती है। उस समय दिलकेश्वर राम से लेकर के बहुत 1 दर्जन से अधिक नेताओं ने, खास करके बिहार के नेताओं ने, जिसमें कि जो आज के जेडीयू के फाइनेंस मिनिस्टर हैं नीतीश सरकार के, चौधरी जी, वो भी उसमें शामिल थे। उसमें वो कांग्रेस में थे। उन सब ने उनका विरोध किया था। पूरा लिस्ट है जिन लोगों ने इनका विरोध किया था। लेकिन उसके बावजूद सोनिया गांधी उसमें वीटो लेती है। प्रदेश के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जाकर के आरजेडी के साथ बिहार में सरकार बनती है। राबड़ी देवी फिर से मुख्यमंत्री बनती है। लेकिन 3 मार्च को, मेरे ख्याल से 11 मार्च को राबड़ी देवी शपथ लेती है। और 3 अप्रैल को यही दिलकेश्वर राम, उनके साथ साथ राधा कृष्ण
किशोर, जो कि वो भी दलित थे। ये दो दलित बड़े चेहरे थे और ये दोनों उसमें वर्किंग प्रेसिडेंट हुआ करते थे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। इन दोनों ने कॉल दिया, बिहार के पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक बड़ा कांग्रेस बचाओ के नारे के साथ एक बड़ा कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें प्रदेश से सारे कार्यकर्ता आए, सारे कांग्रेस के नेता आए और उसमें बड़े बड़े नेता थे। उसमें से विजय कुमार चौधरी, जो आज बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जेडीयू से हैं, वो भी इसमें थे। और उसके अलावा और भी लोग थे, जैसे कि आपके उमा पांडे थी, प्रभावती गुप्ता थी, संकटेश्वर सिंह थे, वैदेही देवी थी, सुशील सिंह थे, बनारसी देवी गुप्ता थी, उपेंद्र नारायण वैदेशी थी और अजीम बारी थे। और इसके अलावा और भी बड़े, ये लोग मोस्ट प्रोमिनेंट लोग थे। इन लोगों ने कॉन्फ्रेंस किया और एक ध्वनि स्वर से पारित किया कि किसी भी तरह से सरकार से वापस लेना चाहिए, और यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसके बाद फिर 11 फरवरी को ऑलरेडी सीबीआई का केस हो चुका है इनके ऊपर। उसके बाद फिर 13 जुलाई को एक और केस इनके ऊपर खोला जाता है। और ये केस, देखिए ये केस क्यों खुल रहा है, क्योंकि यहाँ पे राबड़ी देवी भी चाह रही है इनके खिलाफ केस खुले, और वहाँ पे केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो भी चाह रही है कि किसी तरह से प्रेशर में रखा जाए इनको, दिलकेश्वर कामत को, दिलकेश्वर राम को, ताकि ये कांग्रेस का वहाँ पे आरजेडी का विरोध करते रहें, ताकि किसी भी तरह से कांग्रेस की सरकार, यहाँ पे आरजेडी की सरकार गिरे। और इसी के लिए दोनों मिलकर के, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इनके खिलाफ केस के ऊपर केस खोलती है। 23 जुलाई को इनके ऊपर केस खोला जाता है, जिसमें कि एक और हेल्थ मिनिस्टर जो महावीर प्रसाद थे राबड़ी गवर्नमेंट में, उनके खिलाफ, और सीके बासु जो आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे, और दिलकेश्वर राम, तीनों के खिलाफ दवाई घोटाला में इनको फंसाया जाता है। इसके पहले जो 11 फरवरी को केस हुआ था, वो केस हुआ था कि 1988 में जब ये भगवत झा आजाद जो थे, उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान दिलकेश्वर राम, कांग्रेस की जब सरकार थी, उस समय ये 7 महीने के लिए हेल्थ मिनिस्टर थे। और उस दौरान कहा जाता है कि लगभग 450 सी और डी ग्रेड के कर्मचारियों का जो है वो रिक्रूटमेंट इन्होंने बिना कोई रिक्रूटमेंट का कोई इश्तेहार वगैरह कुछ निकाले हुए कर दिया था। तो वो केस चल रहा था। तो अब 2 केस हो गया। इसके बाद फिर 1 दिसंबर 2001 को इनके ऊपर चार्जशीट भी किया जाता है, मई में इनको अरेस्ट भी किया जाता है। और उसके बाद फिर ये 2001 की बात चली, 2000 से 2001 तक ये चल रही है। और इसी दौरान इनका पॉलिटिकल डेथ होता है। और पॉलिटिकल डेथ इस कदर हो जाता है कि 2005 का ये चुनाव लड़ते तक नहीं है। 2005 के चुनाव में इनके बेटे जो अब आ जाते हैं राजेश राम, वो चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं, कांग्रेस से टिकट लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन कांग्रेस टिकट क्यों देगी इनको, क्योंकि कांग्रेस अब 2005 का चुनाव आते आते लगभग पूर्णतः जो है वो आरजेडी और राबड़ी सरकार के कब्जे में आ चुकी है। यहाँ पे बड़े नेता के, उभरते हुए नेता के रूप में आपके कांग्रेस के भीतर जो कि आरजेडी का पक्ष रखने वाले, अभी जो अखिलेश प्रसाद इनको हटाया गया है स्टेट प्रेसिडेंट के पोस्ट से, वो आ चुके होते हैं, राज्यसभा मेंबर वो बन चुके होते हैं। तो इसके बाद फिर इनका पॉलिटिकल डेथ होता है। 2005 के चुनाव में इनके बेटे राजेश राम जो है वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट लड़ते हैं और वो 5th पोजीशन पे चले जाते हैं, 5वें नंबर पे चले जाते हैं। उनको मात्र 6348 वोट मिलता है फरवरी वाले चुनाव में, और अक्टूबर का चुनाव ये लड़ते ही नहीं है। उसके बाद फिर 2010 का जब चुनाव आता है तो देव विधानसभा क्षेत्र 8 के परिसीमन में खत्म हो जाता है। फिर कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र बना दिया जाता है, और कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में राजेश कुमार फिर से लड़ते हैं 2010 में, और इस बार कांग्रेस से लड़ते हैं। कांग्रेस से क्यों लड़ते हैं, याद कीजिए 2009 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, तब रामविलास पासवान और लालू यादव कांग्रेस से अलग होकर के चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस के साथ अलायंस में नहीं लड़ते हैं। तो 2010 के चुनाव में कांग्रेस कहती है कि अब हम आपके साथ चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ेंगे, अलग से लड़ती है। और उस क्षेत्र में अभी भी दिलकेश्वर कामत का तगड़ा पकड़ था। राजेश कुमार सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस के, कांग्रेस में बने हुए थे अभी भी वो, और इनको टिकट दिया जाता है। हालांकि ये 3रे नंबर पर चले जाते हैं। 3रे नंबर पर जाने का ऑब्वियस सा है भी, क्योंकि 2010 का चुनाव पूरा नीतीश लहर का चुनाव था। जेडीयू के वहाँ पे जो थे ललन राम, वो जीतते हैं चुनाव। उसके बाद फिर सुरेश पासवान जो हैं, जो आरजेडी के नेता थे, वो चुनाव वो हार जाते हैं। अब सुरेश पासवान की यहीं से डिक्लाइन शुरू हो जाती है, क्योंकि 2000 के चुनाव में सुरेश पासवान ही हैं जो जीतते हैं, जो कि हराते हैं इनके पिताजी को, दिलकेश्वर राम को। उसके बाद फिर 2015 का चुनाव आता है। अब 2015 का चुनाव बहुत ही स्टनिंग है। 15 का चुनाव स्टनिंग इसलिए है क्योंकि पहले नंबर पर 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में पहले नंबर पे आने वाले हैं, जीतने वाले हैं ललन राम, उनका भी टिकट काट दिया जाता है जेडीयू से। दूसरे नंबर पे रहने वाले हैं सुरेश पासवान आरजेडी से, उनका भी टिकट काट दिया जाता है। और तीसरे नंबर पे रहने वाले राजेश कुमार को टिकट दे दिया जाता है। और ये समझ से परे है कि कैसे राजेश राम मैनेज कर लेते हैं उस टिकट को पाने में,
क्या 2015 में ही प्रयास शुरू हो चुका था कांग्रेस के भीतर किसी भी तरह से कांग्रेस के बचे खुचे नेताओं को या जो भी विरोधी हैं, आरजेडी विरोधी हैं, उनको इंटैक्ट बना के रखने के लिए? क्योंकि 2015 के चुनाव से पहले ही विजय चौधरी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इसी के आसपास जो है वो आपके अशोक चौधरी छोड़ चुके हैं, इसको कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। कांग्रेस छोड़ करके वो जेडीयू में जाने वाले हैं और बहुत सारे कांग्रेस के लीडर जेडीयू छोड़ करके कांग्रेस छोड़ करके जेडीयू में जा चुके होते हैं। तो कांग्रेस बचाने के चक्कर में, इस व्यक्ति को बचाने के चक्कर में इनको टिकट देती है। कैसे निगोशिएशन होता है इसके अंदर की स्टोरी हमें नहीं पता है, संभवतः अगर होगी कोई स्टोरी तो आप बता सकते हैं। फाइनली इनको टिकट दिया जाता है तो फिर 2015 का भी चुनाव जीतते हैं, 2020 का भी चुनाव जीत चुके होते हैं। और 2015 के चुनाव में हालांकि जो पासवान थे, सुरेश पासवान जो आरजेडी के लीडर थे, वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, बीएसपी से भी ट्राई करते हैं, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं 15 में। 20 में वो नहीं लड़ते हैं और आरजेडी किसी तरह से उनको एक कैबिनेट, उम्र भी अब हो चुकी है, 60 से ऊपर उम्र हो चुकी है। आरजेडी आज के डेट में पोजीशन में नहीं है कि उनके साथ निगोशिएट करे। वो इसे क्या पता अगर इस बार 2025 के चुनाव में अगर कांग्रेस और आरजेडी अलग चुनाव लड़े तो फिर से सुरेश पासवान को टिकट दिया जाए। लेकिन फिलहाल वो आरजेडी में बने हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष बने हुए हैं आरजेडी के। और 2025 में क्या होगा, जिस तरह का अभी चल रहा है, हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको बताएं कि किस तरह से जो आज ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि किस तरह से राजेश राम कांग्रेस के भीतर आरजेडी और लालू के वर्चस्व के विरोधी की धुरी है। ये कोई नई कहानी नहीं है, इसमें सिर्फ कन्हैया ने कोई पपेट बना करके नहीं उतारा है। उनका एक इतिहास है, पुराना इतिहास है और 25 सालों का इतिहास है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।